also started I mean we almost completed, okay, starting and the definition and all that. So in this chapter what we have to study, I already told you that what the points you have to study in this chapter. What is the meaning of fundamental unit of life, okay, how life originates, so many things I already cleared you. And I also let you know that how the cell, which is from which our body is made up of, how cell arises in existence, okay. All things I cleared, that how the atmosphere of today's, how was the earlier atmosphere, everything I explain you. Hope you clear. And in next slide what is given that कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये भी हमने डिस्कस करा हुआ था कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो भी है वो लिविंग है, ठीक है। देखिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन का दिया हुआ है, ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। और ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये कैरेक्टरिस्टिक जो हैं आपके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो चीज़ लिविंग है उसकी आइडेंटिफिकेशन है। देखिए इस थर्ड स्लाइड में लिखा हुआ है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ द सेल कम्स इन एग्जिस्टेंस एंड हाउ इट बिकम अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मतलब ये जो बॉडी बन रही है ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये जो बॉडी बनी हुई है सिर्फ बनी नहीं हुई है, काम भी कर रही है। काम कर रही है मतलब रिस्पायरेशन कर रही है, काम कर रही है मतलब एक्सक्रीशन कर रही है, काम कर रही है मतलब डाइजेशन कर रही है, काम कर रही है मतलब एब्जॉर्प्शन कर रही है। तो ये जो सारे काम है वही तो फंक्शनल है, फंक्शन तो वही है ना। और स्ट्रक्चर मतलब जो ये बॉडी बनी हुई है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ द cell is the structural and functional unit of life। cell is the structural and functional unit of life। तो यही तो इस यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ डिस्कवरीज के बारे में लिखा हुआ है कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को, लेकिन वो डेड सेल थी, ठीक है। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था, वो लिविंग सेल थी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन का ड्यूरेशन दिया हुआ 1665 1664, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ विर्को ने कहा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला की प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होती है, जो सेल अराइज हो रही है वो पहले से जो सेल है उसी से अराइज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि ये जो सेल है ये एक से दो बनेगी, डिवाइड होगी तभी तो नई सेल बनेगी। तो यही तो वो कह रहे हैं रुडोल्फ विर्को कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपका लॉन्गेस्ट लिविंग सेल इन बॉडी आर नर्व सेल्स विच कैन लिव फॉर एंटायर लाइफ। तो लॉन्गेस्ट लिविंग सेल जो हमारी बॉडी में होती है उसको कहा जाता है नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल न्यूरॉन जो मैसेजेस का ट्रांसफ़र करती है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे देखें कि डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। तो यानी कि जो हमारी बॉडी है, ये जो आपकी बॉडी है इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गन है, डिफरेंट तरह के बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट उनके फंक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है सेल भी अलग होगी। कुछ सेल जो है वो ऐसे लंबी है, ठीक है, इस तरह के से लंबी है, कुछ सेल जो है वो इस तरह से है, कुछ सेल जो है वो गोल है, कोई सेल जो है ऐसे स्पिंडल शेप है, कोई सेल जो है वो इस तरीके से है। तो यही कहा गया है कि सेल के जो शेप है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट सेल के शेप है। तो ये जो डिफरेंट शेप है वो और डिफरेंट साइज़ जो है वो ना ऑर्गन, जो साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल के नंबर पर डिपेंड करते हैं, साइज़ पे नहीं। सपोज दैट ये एलिफेंट है आपका, ठीक है, ये एलिफेंट है तो इसका साइज़ बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी बॉडी में बड़ी बड़ी सेल नहीं होंगी। और ये जो माउस है ये छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसकी बॉडी में सेल छोटी है इसलिए, नहीं, नंबर ऑफ सेल, जो सेल का नंबर है वो ज़्यादा और कम होता रहता है, ठीक है। कम है तो ज़्यादा है और ज़्यादा है तो बड़ा है वो। अब शेप दिया हुआ है, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो लार्जेस्ट नॉर्मल साइज़ जो होता है ह्यूमन सेल का वो 20 माइक्रोन से लेकर के कितना होता है 30 माइक्रोन मीटर होता है। माइक्रोन मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक। तो 30 से लेकर के 20 से लेकर के 30 माइक्रोन तक होता है। और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच इन एनिमल सेल,
ठीक है। लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच होती है। अब लार्जेस्ट प्लांट सेल की बात अगर की जाए तो एस्टिबुलेरिया होती है। लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है? नर्व सेल होती है। और प्लांट में हेम्प फाइबर होता है। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो पीपीएलओ होती है, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और बाकी नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है देखें यहाँ पे कि ये जो फिगर बना हुआ है ना, इसमें क्या कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स कॉल्ड सेल। अभी तो हमने डिस्कस करा था क्लास में। ठीक है। सेल्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का मतलब कि एक सेल से अगर बॉडी बनी हुई है, जैसे कि ये हो गया यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी हो गई है, तो मल्टीसेलुलर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दिया हुआ है। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो आपका रूम है, सपोज दैट ये आपका हॉस्टल का रूम है। ठीक है। ये आपका हॉस्टल का रूम है, ये आपका घर का रूम है। तो घर में क्या होता है, हर चीज़ आइडेंटिफाइड होती है, क्लैरिफाइड होती है और सेपरेटेड होती है और हर जगह अपना काम कर रही है। लेकिन जो हॉस्टल होता है उसमें एक ही कमरा होता है, उसमें एक ही जगह होती है सोने की, एक ही जगह होती है बैठने की, एक ही किचन भी वहीं पे होता है। तो यानी कि सारे काम तो हो रहे हैं वहाँ से भी, लेकिन कुछ 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 कोई भी चीज़ सेपरेटेड नहीं है, कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं है। हाँ, तो यानी कि जो सेल्स होती हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, वो डेवलप्ड होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ब्लू वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ अगर मैं लेयर लगा दूँ तो ये मेम्ब्रेन बाउंड हो गई। ठीक। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो यूकैरियोटिक मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं उसमें, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव। एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं कि बायोलॉजी जो होता है साइंस ऑफ एक्सेप्शन होता है। साइंस ऑफ एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि लाइफ जो बायो में क्या पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी। तो यानी कि हम लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना। तो लाइफ जो है वो तो डायनामिक है, वो तो स्टैटिक है नहीं, रुकी हुई नहीं है। ठीक है। बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी। तो जो चीज़ रुकी हुई नहीं है, जो कंटिन्यू हो रही है, तो उसी में तो चेंजेस आते रहेंगे। तो कुछ हमने डिस्कवर किया, हमने कहा भाई कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कर सकता है, वो मूव कर सकता है। तो अब क्या हुआ कि वायरस आ गया। तो वायरस तो जो है ना मूव कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ। जब ये लिविंग के कांटेक्ट में आएगा तभी तो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो यानी कि ये एक्सेप्शन हो गया कि अभी तो हमने डिस्कवरी की थी इतनी सारी चीज़ों की, तो अब ये तो वायरस तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हाँ, जब तक वो किसी के संपर्क में, किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ प्लांट को बॉटनी कहा जाता है। बॉटनी जो वर्ड होता है ये बोटेन से निकल बना हुआ है। बोटेन मतलब होता है ग्रीजिंग, ग्रीजिंग मतलब चलने वाले। ठीक है। बोटेन मीन्स होता है हर्ब, इसको फाइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें स्टडी की जाती है प्लांट की। ठीक है। और ये टर्म जो है बॉटनी टर्म जो था वो ओरिजिनेट हुआ था ग्रीक वर्ड बॉस्किन से। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन अरिस्टोटल जी कौन थे? तो अरिस्टोटल जो है एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ये बहुत एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थे। ठीक। तो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने सोचना शुरू किया था कि लिविंग थिंग्स के बारे में। ये ग्रीक नेचरिस्ट थे। 384 बीसी से लेकर के 322 बीसी तक इनका लाइफ टाइम था। और ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ जूलॉजी भी है। और हिस्ट्री ऑफ एनिमेलियम इनकी बुक है। सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर जो है वो एनिमल का, हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया, यही इन्हीं की है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो रॉबर्ट हुक है। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है वो स्वैनसन है। तो ये तो आज के क्लास में भी डिस्कस करा था हमने।